हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ओके, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का कूलम्ब्स लॉ। यानी कि आप इसको ये समझें कि सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? देखो, कूलम्ब्स लॉ होता है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये टू चार्जेस के बिटवीन कितना फोर्स लगेगा वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। अब कूलम्ब्स लॉ क्या है पहले आप इसको समझें। देखो, पहले तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिमिलर है जैसे आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल के चैप्टर में। ग्रेविटेशनल के चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था वही सेम उसी तरह से हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल पर कूलम्ब्स लॉ। देखो, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक चार्ज हमने Q1 ले लिया और एक चार्ज हमने ले लिया Q2। बोथ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस इज सेपरेटेड। तो अब क्या होगा कि Q1 फोर्स लगाएगा Q2 चार्ज पर और Q2 चार्ज भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखो, दोनों नेचर में मैंने कैसे लिए हैं? पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। यानी कि Q1 Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और Q2 भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो हमने दोनों साइड में फोर्स कितना ले लिया? F ले लिया। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि ये जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये कूलम्ब्स लॉ। अब इसको देखो, उससे रिलेट करो जो हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था, 9th क्लास में भी है कि उसमें क्या था कि जो फोर्स बिटवीन द टू मासेज, वहाँ पर क्या होता है? मास का कॉन्सेप्ट है कि फोर्स बिटवीन द टू मासेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वही सेम यहाँ पर है। कूलम्ब्स लॉ भी यही कहता है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ किसके लिए है? चार्जेस के लिए है। और चार्जेस भी कैसे बनते हैं? पॉइंट चार्ज। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो बेस्ड है वो पॉइंट चार्ज के लिए बेस्ड है, वो बड़े बड़े चार्जेस पर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट चार्ज हम किसको कहेंगे? ये भी बात है कि क्या जो छोटा चार्ज होगा बिल्कुल पॉइंट, क्या उसी को ही पॉइंट चार्ज कहा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मार्कर है, इसको भी हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, बट डिपेंड ये कितनी डिस्टेंस पर रखा है। पॉइंट चार्ज जो है हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। अब जैसे हम यूनिवर्स की बात करते हैं, अब ये सन होता है। सन क्या है? सन अर्थ से भी बड़ा है, सबको पता है डायमेंशन में। लेकिन अब चूँकि अगर हम उसको अर्थ से देख रहे हैं तो क्या हमें इतना सा दिखाई देता है? तो यानी अर्थ के लिए सन क्या कह हो जाएगा? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो साइज़ में बहुत छोटा हो, किस पर भी डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। डिस्टेंस अगर कम है तो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत दूर हमने रख दिया, तो फिर वो क्या होगा? एज ए पॉइंट चार्ज वर्क करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? छोटा चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज बड़ा भी हो सकता है बट डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अर्थ से अगर हम सन को देखते हैं तो वो क्या है? बहुत छोटा सा हमें दिखाई देता है, तो इट इज़ लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। चलिए, कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन
डेप्थ, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल है तो 1/r² हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम इक्वल का लेते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², तो दैट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक टर्म में आया है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट, इसको पहले मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या पढ़ते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट। अब ये है क्या एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको फ्री स्पेस कह लें या एयर कह लें या वैक्यूम, तीनों के लिए है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब ये है क्या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, देखो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का मीनिंग होता है कि परमिशन देना, परमिशन देना, परमिशन से मतलब किस चीज़ की परमिशन, कि जब ये किसी मीडियम के अंदर होगा। चलो इसको पहले मैं थोड़ा सा डीपली और समझाता हूँ आपको, फिर परमिटिविटी का मीनिंग समझ आएगा। देखो जैसे मैंने लिए थे चार्जेस Q1 एंड Q2, ये 2 चार्जेस लिए हैं डिस्टेंस r पर। अभी तो क्या है, ये एयर में है, फ्री स्पेस में, यानी कोई मीडियम नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में डाल देते हैं, देखो जैसे ये चार्ज Q1, ये Q2, और इसको हमने क्या किया है, मीडियम के अंदर इसको हमने डाल दिया। मीडियम मतलब वाटर ले लें आप, ये हमने इसको क्या किया, वाटर के अंदर रख दिया इस असेंबली को। ठीक है, अब क्या होगा, अब परमिटिविटी को आप यहाँ से समझें। देखो जब हम इसको मीडियम में डालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस कम हो जाएगा, क्योंकि मीडियम बीच में आ गया। मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या इन बिटवीन द 2 चार्जेस आ जाएंगे, तो फोर्स को कम करेंगे। तो परमिटिविटी का काम यही है। परमिटिविटी का वर्क क्या होता है कि परमिटिविटी एक मीडियम की परमिशन होती है कि वो क्या करती है कि अपने मॉलिक्यूल से कहती है कि फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस को कम कर दे, ये परमिटिविटी है। ठीक है, क्या कर दे, मीडियम अपने पार्टिकल्स को परमिशन देता है कि वो फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस जो लग रहा है उसको कम कर दे, रिड्यूस कर दे। ये परमिटिविटी का मीनिंग होता है। क्लियर है, अब समझ में आ गया परमिटिविटी का मीनिंग, यानी परमिशन देना। और परमिशन भी कौन सी देना, परमिशन देने का मीनिंग ये नहीं है कि फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए। परमिशन का क्या मीनिंग है कि परमिशन किसकी है, मीडियम की। मीडियम परमिशन देता है किसको, किसको परमिशन देता है, अपने पार्टिकल्स को। किस चीज़ की परमिशन, कि वो फोर्स को कम कर दे बिटवीन द 2 चार्जेस। अगर कोई मीडियम है और अगर मीडियम नहीं है तब कोई सी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट आया है। यानी एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी परमिटिविटी। अब फ्री स्पेस में यानी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है
वो कैलकुलेट की गई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट क्या रहेगी? यूनिट देखो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, एफ को इधर ले आओ, तो एफ अपॉन में आ जाएगा Q1 Q2। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी यूनिट भी। तो ये फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन ये वैल्यू आप मीडियम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर मीडियम के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करनी पड़ती है। अभी बताएंगे रिलेटिव परमिटिविटी भी कितनी होती है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई। इसको नोट करिए, जल्दी नोट करें। हो गया? चलिए, वैसे भी अगर जिसका नोट नहीं हुआ होगा तो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता चल गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹। इसको आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट में जैसे मैंने आपको बताया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। पाई की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹। ये एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। क्लियर है? और इसकी यूनिट इसकी यूनिट भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कोई मीडियम है तब वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, यानी परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है। तो उसको देखो अगर कोई मीडियम रखा है, पहले तो आप ये देखो कि अगर कोई मीडियम नहीं है तो F इक्वल्स टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इफ देयर इज नो मीडियम। अब अगर कोई मीडियम है तब फोर्स कितना होगा? एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन एम का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी व्हेन देयर इज नो मीडियम। ठीक है, तो मीडियम के लिए हमने क्या लिया है? एप्सिलॉन एम लिया है। आप इसको एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी बुक में जो है वो आपको ये एप्सिलॉन मिलेगा, किसी बुक में एप्सिलॉन एम मिलेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये कितनी होती है किसी भी मीडियम के लिए। तो उसके लिए हम क्या करें? इन दोनों को डिवाइड कर दें। एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड जब करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ अपॉन एफ एम कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन। भाई यहाँ एप्सिलॉन एम बचा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बचा था वो नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, या तो ई आर से डिनोट करते हैं या के से डिनोट करते हैं, यानी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो ई आर से डिनोट करेंगे यानी रिलेटिव परमिटिविटी, या के से डिनोट करते हैं। और इसके दो नाम हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिलेटिव परमिटिविटी और दूसरा नाम है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से डिनोट करते हैं। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसी भी मीडियम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, ठीक है। इसी तरह अगर एयर की बात करते हैं तो एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, वैक्यूम का भी 1, तो दोनों नियरली सेम होते हैं। उसका वैसे जो एयर है उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.0006 होता है, तो 1 के इक्वल मान लिया जाता है, ठीक है। तो माइका के लिए अलग होता है, केरोसिन के लिए अलग होता है, मतलब जितने मीडियम होंगे, ग्लास है उसके लिए के की वैल्यू अलग होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये वैल्यू जो है आपको गिवन होती है जिस भी मीडियम में हम चार्जेस को प्लेस करते हैं। जैसे मान लो वाटर में फिल किया, वाटर में रखा असेंबली को, तब उसके लिए वैल्यू वाटर की लेकर चलेंगे। केरोसिन में रखा तो केरोसिन के लिए केरोसिन की वैल्यू लेकर चलेंगे। और ये सारी वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो आप कि जैसे F अपॉन एफ एम किसके इक्वल आया है, के भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल है, तो एफ एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन के। एक ये रिलेशन भी आप ध्यान रखें, ठीक है। इस रिलेशन को भी आप ध्यान रखेंगे। एफ एम यानी फोर्स इन अ मीडियम किसके इक्वल होता है, जो फोर्स एयर में लगता है फ्री स्पेस में उसका 1/k टाइम्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख लो कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो फ्री स्पेस के फोर्स से फ्री स्पेस के फोर्स को हम डिवाइड करेंगे के से, तो क्या होगा, मीडियम में फोर्स डिक्रीज करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीडियम में फोर्स हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और कौन डिक्रीज करता है, मीडियम के पार्टिकल्स। और मीडियम के पार्टिकल्स क्या होंगे, उनको परमिशन मिली हुई होगी, और परमिशन कौन देगा, मीडियम। इसी को हम कहते हैं परमिटिविटी। क्लियर है, समझ में आया, ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, एक चीज़ और याद रखें, ये आगे आपका जेई मेंस वगैरह में काम आएगा। ये बोर्ड लेवल के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जेई मेंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, F अपॉन एफ एम, F अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू क्या आया है। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, एफ एम अपॉन एफ, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या है, 1/k, ठीक है। दोनों साइड में हम क्या करें, इन दोनों को ही 1 में से माइनस कर दें। 1 में से माइनस करेंगे तो F माइनस एफ एम, ये टर्म आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो K माइनस 1। एक टर्म ये याद रखें, इसको कहते हैं हम डेल्टा F अपॉन एफ इज इक्वल्स टू K माइनस 1/K, ठीक है। एक इसको ध्यान रखें, यानी फोर्स है कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा, वो चीज़ है फोर्स में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा। फ्रैक्शनल चेंज मतलब वही है कि पहले हम एयर में फोर्स कैलकुलेट करें, फिर मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करें, तो मीडियम का फोर्स कम होगा तो वो कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, तो वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। ओके, हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका यूज़ हम फॉर्मूले में कैसे करेंगे? कूलम्ब्स लॉ में देखो हमारे पास क्या रिलेशन आया था, एप्साइलन m अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल्स टू के। तो एप्साइलन m इज इक्वल्स टू के एप्साइलन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना है? 1/4 पाई एप्साइलन m इंटू Q1 Q2/r²। किसी भी मीडियम में फोर्स ही हो जाएगा। अब क्या है, एप्साइलन m की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये रिलेशन फाइंड किया है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई के एप्साइलन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। के की वैल्यू हमें गिवन होगी, जैसे मैंने आपको बताया के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान रखना के की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। और ये 4 पाई एप्साइलन नॉट बन गया यहाँ पर, और 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की वैल्यू कितनी होती है अभी आपको बताया, 9 × 10⁹ तो वो हम अब यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला हो गया। फाइन, तो नोट कीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, देखो अभी तक तो हमने क्या किया है, सिर्फ 2 चार्ज लेकर चले हैं। चार्ज जो है वो मोर देन 2 भी हो सकते हैं। किस तरह से लेंगे? देखो मान लो एक चार्ज यहाँ पर है, ये Q, और इसके अगल बगल एक चार्ज मैंने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ये 3 चार्ज ले लिए। कितने चार्ज हो सकते हैं? ठीक है, सिर्फ समझना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या होगा, मान लो इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस ये R1 ले लेते हैं, इनके बिटवीन डिस्टेंस R2, इनके बिटवीन डिस्टेंस R3। तो अब इस Q चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा? उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि F नेट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्ज Q। जितने भी फोर्स होंगे उन सबका वेक्टर सम होगा। ठीक है, उन सबका क्या होगा? वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम हम कैसे फाइंड करते हैं? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनके बिटवीन वेक्टर सम कैसे फाइंड किया जाता है। क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल्स टू अंडरवुड F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो उससे हम ये फोर्स फाइंड करेंगे। इसको ध्यान रखना, ये सिंपल सम नहीं है, अलजेब्रिक सम नहीं है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, क्लियर है? ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नोट कीजिए। अब हम इसमें आगे न्यूमेरिकल करेंगे।
चलिए एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, किस किस तरह के इसमें न्यूमेरिकल होंगे। देखिए न्यूमेरिकल, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, और इन पर चार्ज हमने प्लेस कर दिए प्लस क्यू, तीनों पर, तीनों वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स सी। सी वर्टेक्स पर नेट फोर्स कितना लगेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सी वर्टेक्स कहाँ है, ये हमारे पास इस जगह। अब इसको कैसे फाइंड करें, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो फोर्स कैसा होगा नेचर में, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो कि लाइक चार्जेज। तो ये वाला चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, मान लीजिए F1, ठीक है। ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी F2, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं यहाँ पर आएगा F। यही हमें फाइंड करना है कि रिजल्टेंट कितना होगा, यानी नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, पहले तो ये F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करो। F1 कितना होगा, देखो पहली बात तो ये है कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, F1 और F2 दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों सेम चार्ज, तीनों चार्जेस क्या है, सेम है, ये Q Q Q, और इनके बिटवीन डिस्टेंसेस भी कैसी है, सेम है। या ये वाली डिस्टेंस भी a है और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, a है। तो क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तो F1 और F2 की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी वैल्यू F1 और F2 की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये F1 और F2 दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने F1 फोर्स भी फाइंड कर लिया जिसकी डायरेक्शन ये है, F2 फोर्स भी फाइंड कर लिया जिसकी डायरेक्शन ये है। हमें फाइंड करना है नेट फोर्स इस पर। तो नेट फोर्स क्या करेंगे हम, देखो अब ये नेट फोर्स की डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताई ये होगी इधर। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप ये देखो इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल होगा भाई, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। तो एंगल 60 डिग्री है, तो इसका ये अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब नेट फोर्स यानी F नेट कितना आ जाएगा, अंडरवुड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यह आ जाएगा फोर्स, नेट फोर्स का फॉर्मूला। अलजेब्रिक सम नहीं होगा, वेक्टर सम होगा, और वेक्टर सम का फॉर्मूला ये होता है। अभी आप क्या करें, ये वैल्यू पुट ना करें, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, F2 की जगह F1 पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, F1 इक्वल्स टू F2 है, प्लस 2F1 इंटू F1 इंटू कॉस थीटा, एंगल कितना फाइंड किया है हमने, 60 डिग्री। तो
तो cos 60 डिग्री आ जाएगा। f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 f1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 यहाँ भी कितना हो जाएगा f1 स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू आप पुट कर दें 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √3f1 स्क्वायर, क्योंकि 2f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर 3f1 स्क्वायर, f1 पे से अंडर हट जाएगा, कितना आ जाएगा √3f1 और f1 हमने फाइंड किया है। अब आप ये वैल्यू पुट कर दें तो √3 × 1/4 पाई ε0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये f नेट आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन जो है वो इस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन और कराने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। उसके अलावा फिर और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं। थैंक यू।